गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसाल क्लासेस में। स्टूडेंट्स, पिछला वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम था प्राथमिक क्रियाएं यानी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। इसके बारे में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किए थे और मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां से हम लोग एंड किए थे आज हम लोग वहीं से क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड किए तो जल्दी से जाएं प्ले स्टोर पर और मिसाल क्लासेस के ऐप को पहले डाउनलोड करें और मिनिमम से मिनिमम फ्री में क्लास 12 की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं ना वो चैप्टर 5 का ही होगी और जो आपका क्लासेस होगी वो फुल चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट नहीं हो पाया था। आप सभी को पता है कि कोई भी अगर चैप्टर जो बड़ा हो जाता है उसको हम लोग 2-3 लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों ये जो चैप्टर 5 है ना बहुत इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी का। तो एक एक बात को आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। जो चीज़ हो गया है उसको हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग को क्या क्या डिस्कस करना था कि क्रियाएं के प्रकार, आकेठन, पशुचरण, ऋतु आवास, इस सब के बारे में मैं आप लोगों को और डिस्कस नहीं करवा रहा हूँ। कोई ऐसा कैंडिडेट है आप लोग में से जो अभी तक नहीं देखे हैं लेक्चर नंबर 1 को, तो लेक्चर नंबर 2 को बंद करके सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 को देखिए, बेहतर होगी, ठीक है। चलिए ट्यूशन जो क्लासेस स्टार्ट हुई थी ना, जहाँ तक हम लोग छोड़े थे वो क्लास को आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ट्यूशन हम लोग यहाँ पे हम लोग छोड़े थे, यहाँ पे हम लोग क्लास को एंड किए थे, है ना। आज मैं आप लोग बताने वाला हूँ यहाँ से कि कृषि किसे है, निर्वाह कृषि, रोपण कृषि किसे कहते हैं, इसके रिगार्डिंग आज हम लोग को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे स्टडी करना है। मैं आशा करता हूँ ट्यूशन कि आप लोग पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं और अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से जाएँ और प्ले स्टोर से डाउनलोड करके एकदम मिनिमम से मिनिमम फैमिली में क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। बाकी जो भी क्लासेस होगी ट्यूशन हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से होती है। आज मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, क्लास जो है आप लोगों को यूट्यूब में इसलिए अपलोड कर दिया गया है क्योंकि आप सभी बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट है जो भी दर बदर भटक रहे हैं, जिनके पास कोचिंग करने की फी नहीं है, ट्यूशन करने की फी नहीं है, बुक परचेस करने का, बुक खरीदने का भी पैसा नहीं है। इसके लिए ट्यूशन खड़ा है। हम सब मिलकर ट्यूशन झारखंड को एक नई दिशा की ओर ले जाएंगे। नई दिशा की ओर ले जाने से पहले हम लोगों को शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा। इसीलिए ट्यूशन हमारे पूरे कंपनी के यही मकसद है कि झारखंड के कोने कोने तक शिक्षा पहुंचाई जाए। जो बच्चा शिक्षा से दूर है, वांछित है, जो पैसा के कारण स्कूल कॉलेज वगैरह कहीं भी ट्यूशन वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को एकदम मिनिमम से मिनिमम फी में उनके घर तक देखिए उनको शिक्षा प्रोवाइड की जा रहे हैं। तो बताइए ट्यूशन आप लोग वीडियो जब लेक्चर 1 जो देखे आप लोगों को कैसा फील हुआ, दिल से बताना ट्यूशन, क्योंकि आप लोगों के लिए ना 2 बजे रात 2 बजे क्लासेस को चला रहे हैं। सोचिए रात 2 बजे आप लोग सो रहे होंगे, है ना। हमारे आंखें देखिए लाल हो चुकी है, फिर भी मैं आप चाह रहा हूँ कि आप लोगों को इतना बेहतर तरीके से मैं पढ़ाऊँ कि आप ही जो है ना, आप ही हमारे देश का भविष्य है। आप लोग अगर अच्छे से होंगे ना तो हमारे राज्य आपके सबसे पहले गाँव बदलेगी, गाँव बदलेगी तो जिला बदलेंगे, जिला बदलेगी तो फिर आपका राज्य बदलेंगे, राज्य बदल जाएंगे तो पूरे देश को आप लोग खुद बदल डालेंगे, है ना। तो आप लोग इतना मेहनत करें, तो इतना मेहनत करें मेरे ट्यूशन कि आप जब भी घर से बाहर निकले ना तो आपका एग्जाम्पल हर एक इंसान दे कि बनना है तो उस लड़का के जैसा, बनना है तो उस लड़की की जैसी, है ना। तो इस तरह से आप लोग पढ़ाई करें कि आपको लोग एग्जाम्पल दें, अच्छे एग्जाम्पल, ना कि बुरा एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं जो चीज़ हम लोग यहाँ से छोड़े थे ट्यूशन, यहाँ पे हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू रखते हैं। सबसे पहले जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगी कृषि, ठीक है ना। देखिए कृषि का अर्थ फसल उत्पन्न करने की प्रक्रिया, यानी कृषि का मतलब होता है फसल उत्पन्न करना, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, धान, गेहूँ, गोभी वगैरह कुछ भी हो सकता है, साग सब्जी कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं कृषि। फसल उत्पादन, पशुपालन आदि की कला को हम लोग कृषि कहते हैं। इसी जो कृषि है ना, कृषि करना भी एक कला है। क्या है? कृषि करना भी एक कला है, समझिए आगे। कृषि एक प्राथमिक प्रक्रिया है। मैंने आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट सेशन बताया था ट्यूशन, जब हम आपको बताया था ना आप लोगों को कि जो कृषि है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया। मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताया था। आप इतना भी अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर ये इसकी गलती आप खुद है, इसके जिम्मेदार है ना। मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन, आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन प्राथमिक क्रियाएं, कृषि, पशुचरण, आपसे ये एग्जाम्पल दे जाएंगे तो आपको बताना होगा जो कृषि है ना वो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए ट्यूशन में इसको अंडरलाइन कर दिया हूँ क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं निर्वाह कृषि। अब यहाँ से हम लोग का क्लास आज स्टार्ट होगी, ठीक है। निर्वाह कृषि हम लोग किसे बोलते हैं? जो निर्वाह कृषि है किसे हम लोग बोलते हैं? यह कृषि मुख्य रूप से मानसून और जमीन की प्रकृति उर्वरता क्षमता पर निर्भर करती है। इसमें स्थानीय उत्पादकों का संपूर्ण अथवा लगभग उपयोग करते हैं। जो कि निर्वाह कृषि है वो किसे कहते हैं? तो यह कृषि मुख्य रूप से मानसून और जमीन की प्राकृतिक उर्वरता क्षमता पर निर्भर रहती है। नहीं वो किसमें? मानसून मतलब बरसात के मौसम और जमीन पर जो होती है ना फसल लगाने की जो निर्भर रहते हैं वो उन्हीं पर डिपेंड रहते हैं। जैसे अभी हम लोग झारखंडी लोग, अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो बरसात के मौसम में हम लोग किसका
डिपेंड रहते हैं कि पानी बरसे ताकि हम लोग धान लगा सकें, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं निर्वाह कृषि। और जो निर्वाह कृषि भी है वो दो तरह की होती है, एक आदिकालीन निर्वाह कृषि, एक गहन निर्वाह कृषि। अगर आपसे पूछा जाए ना कि आदिकालीन निर्वाह कृषि और आपसे अगर पूछा जाए गहन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं बेहतरीन तरीके से। तो चलिए आदिकालीन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं इसको हम लोग सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं। जो आदिकालीन निर्वाह कृषि है इसको हम लोग सबसे पहले डिवीजन देखने की कोशिश करते हैं ना, फिर हम लोग देखेंगे आदिकालीन के बाद हम लोग देखेंगे अगला कृषि। चलिए देखते हैं इस बात को, हम लोग एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, है ना। यह कृषि आदिम जाति के लोग करते हैं। जो निर्वाह कृषि है वो आदिम जाति के लोग करते हैं, ठीक है। तथा यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में किया जाता है, और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी जब जहाँ पे ठंडा एरिया होती है वहाँ पे किए जाते हैं। इसके प्रमुख क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिणी मध्य अमेरिकी उष्णकटिबंधीय भाग है। इसमें वनस्पति को जला दिया जाता है, इसमें जो वनस्पति होती है उसको जला दिया जाता है। जली हुई राख की परत उर्वरता का कार्य करना, इसलिए इसमें कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं, इसे दहन कृषि भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि जो आपका दहन कृषि है वो किसे कहते हैं। हम लोग बोलते हैं जो आपका निर्वाह कृषि है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, दहन कृषि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आप लोग को अच्छा लग रहा है ना पढ़ने में जी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखे तो आप लोग सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 को देखने की कोशिश करें, ठीक है। आप लोग लेक्चर 2 को बंद करके लेक्चर 1 को देखिए, मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया था, एग्जाम्पल ले लेके बताया था, ठीक है। देखिए इसमें खेतों का आकार छोटे छोटे होते हैं, खेती लकड़ी कुदाल फावड़े द्वारा की जाती है। जो निर्वाह कृषि है, निर्वाह कृषि मतलब क्या होता है, छोटे छोटे खेत होता है, वो इसमें कुदाल का प्रयोग करते हैं। कुदाल मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, इसमें कुदाल का प्रयोग करते हैं, लकड़ी का प्रयोग करते हैं। मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाने के बाद कृषि नए क्षेत्र में जंगल की ओर जाकर कृषि करते हैं। अब जहाँ पे सब्जी लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं जिस पर वो डिपेंडेंट है, अगर वहाँ पे धीरे धीरे वहाँ की जो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है वो अगर घट रहे हैं तो इस जगह को छोड़कर ना वो जो किसान है वो जंगल की ओर भागना शुरू करते हैं। आगे देखते हैं, इसलिए स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि थोड़ा सा बताइए दहन कृषि किसे कहते हैं, तो बोलेंगे निर्वाह कृषि को ही हम लोग दहन कृषि किसे, क्या बोलेंगे, निर्वाह कृषि को ही हम लोग दहन कृषि बोलते हैं। और हस्तांतरण कृषि कहते हैं, तो हस्तांतरण कृषि भी हम लोग बोलते हैं किसको, तो बोलेंगे निर्वाह कृषि को। भूमि की उर्वरता कम हो जाना इसी सबसे बड़ी समस्या है, इसकी भूमि की उर्वरता खत्म हो जाती है, इसकी सबसे बड़ी समस्या होती है। अर्थात आदिकालीन निर्वाह कृषि हस्तांतरण कृषि कर्तन कृषि दहन कृषि पर इक्वल है। इस कृषि को भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में झूमिंग, मध्य अमेरिका में मैक्सिको और मिल्पास मलेशिया में, इंडोनेशिया में लांदान कहा जाता है। जो उत्तरी पूर्व में राज्यों में जो झूमिंग कहते हैं, मध्य अमेरिका में इसको मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसको मिल्पा कहते हैं, और मलेशिया में इसको हम लोग मलेशिया और इंडोनेशिया और लंदन में इसको क्या लंदांग कहते हैं, ठीक है, लदांग कहते हैं। अब आपको समझ में आएगा, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल में कि थोड़ा सा बताइए निर्वाह कृषि को किस किस नाम से जाने जाते हैं, तो हम लोग सबसे बोलेंगे इंडियन भाषा में दहन कृषि हस्तांतरण कृषि के नाम से हम लोग जानते हैं। मेरे बात को आप लोग समझ में आ रहा है, तो मेरा बतवा बुझल पा रहा है ना यार। चलिए देखते हैं, निर्वाह कृषि दो प्रकार के थे। आप निर्वाह कृषि जो है ना, सॉरी गहन कृषि भी है ना, दो प्रकार की होती है। देखिए पहला क्या है, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि का मतलब क्या होता है समझिए, इसमें चावल प्रमुख फसल है, इसमें चावल प्रमुख फसल है। खेतों का आकार छोटा होता है, इसमें खेतों की जो आकार होती है वो छोटी होती है, और जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। इसकी जनसंख्या घनत्व डेंसिटी क्या होती है, यानी कम जगह पर ज़्यादा व्यक्ति रहते हैं, तो कम जगह पर जब ज़्यादा व्यक्ति रहते हैं उसको घनत्व क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसमें संपूर्ण कृषि परिवार क्षेत्र में काम करते हैं, और इसमें जो है ना गहन कृषि में क्या होती है ना कि जब भी कोई फसल उगाते हैं तो पूरे परिवार के लोग जाकर उसमें काम करते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, झारखंड के लोग जैसे जो धान की खेती उगाते हैं, जो धान लगाते हैं, शायद आप में से बहुत सारे ऐसा होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से होंगे, धान लगाते होंगे ना, हम लोग भी लगाते हैं हमारे गाँव पे। तो देखिए जब आप धान लगाते हैं, धान लगाने के लिए जाते हैं ना, तो आप सिर्फ अकेले नहीं जाते हैं, आपके पापा अकेले नहीं, देखिए आपका मम्मी पापा भाई बहन सब कुछ खेत में लग जाते हैं। तो इसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं क्या, गहन कृषि। याद रखिए किसको बोलते हैं हम लोग, गहन कृषि हम लोग बोलते हैं। अब देखिए यंत्रों की अपेक्षा मानवीय श्रम का अधिक उपयोग होता है, यानी इसमें कहा जाता है कि मशीन से ज़्यादा मानव इसमें काम करते हैं। बिल्कुल सही बात। अब क्या होता है, मशीन ज़्यादा इसमें हम लोग काम करते हैं नहीं। हम लोग अगर खेत के किनारे में अगर जिसको हम लोग बोलते हैं खेत के किनारे जो आड़ होता है ना, आड़, उसको भी अगर छीलना पड़ता है ना, तो हम लोग कुदाल से छीलते हैं। मशीन का प्रयोग करते हैं नहीं करते हैं। क्या बोलते हैं कि इसमें पशुओं के गोबर की खाद, हरी खाद का उपयोग किया जाता है, फिर भी प्रति कृषि उत्पादन कम होती है, फिर भी कृषि क्या होते हैं, फिर भी चाष उतना बहुत अच्छा से नहीं हो पाता है। आगे देखिएगा, चावल रहित गहन कृषि। चावल रहित गहन कृषि किसे बोलते हैं, इसमें चावल कृषि नहीं कर पा
इसमें चावल कृषि नहीं कर गेहूं लगाया जाता है, इसमें चावल नहीं रोपा जाता है, गेहूं लगाया जाता है, सोयाबीन लगाया जाता है, जौ लगाया जाता है, सोरपन लगाया जाता है, आदि की खेती उसमें होती है। भारत में सिंधु गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में सिंचाई नहीं की जाती है और चावल रहित गहन कृषि में सिंचाई की जाती है। समझिए किसमें सिंचाई किया जाता है और किसमें सिंचाई नहीं किया जाता है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को, ठीक है। समझिएगा, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में सिंचाई नहीं किया जाता है। चावल क्या बोल रहे हैं, चावल प्रधान कृषि में सिंचाई नहीं किया जाता और चावल रहित, जैसे हम लोग चावल रहित बोल रहे हैं यहाँ पे, इसमें चावल रहित निर्वाह कृषि में सिंचाई किया जाता है। क्या आप धान की खेती लगाते हैं, अब धान लगाते होंगे तो क्या आप लोग घर से पानी ले जाकर डालते हैं उसमें? नहीं ना, ये तो पौधा नहीं है कि उसमें जाकर डालेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसमें हम लोग डालते नहीं है। और जहाँ पे होती है क्या, चावल रहित गहन कृषि, जैसे गेहूं हम लोग रोपेंगे, सोयाबीन रोपेंगे, जौ रोपेंगे, तो वहाँ पे जाके हमको पानी डालना पड़ता है। समझिएगा, आगे देखते हैं हम लोग, यही इसका मुख्य अंतर है, यही इसका क्या है मुख्य अंतर। गहन निर्वाह कृषि मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। कहाँ पे की जाती है? घने बसे देशों में किए जाते हैं। चलिए आगे स्टेज में देखते हैं। अब हम लोग आते हैं किसके बारे में, तो रोपण कृषि के बारे में देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे रोपण कृषि के बारे में, किसके बारे में देखेंगे हम लोग, रोपण कृषि के बारे में। चलिए हम लोग देखते हैं बेहतरीन तरीके से, है ना। चलिए रोपण कृषि क्या होती है समझिएगा। यह एक प्रकार, रोपण कृषि क्या होती है समझिए इस बात को। यह एक व्यापारिक कृषि है और इसमें चाय, कॉफी, कोको, रबर, कपास, गन्ना, केले, अनानास इत्यादि का उत्पादन कर बाजार में बेचा जाता है। मैंने आपको बताया था, यहाँ से ही क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन 1 2 3 4 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। एक ऑप्शन दिया जाएगा, ये कुछ और ऑप्शन दे देंगे, मान लेते सब्जी दे दिया है तो आपको बताएगा कि इनमें से कौन रोपण कृषि के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपको बताना होगा सब्जी जो है वो रोपण कृषि के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसी तरह से आपके पेपर में डिविजनल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिल्कुल आप लोग घबराना नहीं है। इसके बाद जो हम लोग लेक्चर जो डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 3 होगी, उसमें हम लोग बेहतरीन तरीके से देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 2010 से लेकर 2023 तक। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन के माध्यम से चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कृषि के क्षेत्र का आकार बहुत बड़ा होता है, जिसे बागान कहते हैं। इसमें कृषि का जो क्षेत्र होती है ना, काफी ज्यादा बड़ा होता है। इसमें जो कृषि का क्षेत्र होगी उसमें काफी ज्यादा बड़ा होगी, और क्या होगी ना, इसमें इसका इसी स्टेज को हम लोग बागान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बागान। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें थोड़ा सा पूंजी नहीं, इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसमें केवल एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है, और इसमें केवल एक ही फसल का उत्पादन किए जाते हैं, तथा इसमें श्रमिकों की जरूरत बहुत बड़ी संख्या में होती है। बिल्कुल सही बात, बड़ी एरिया है, अगर क्षेत्रफल बड़ा है तो बड़ा अगर क्षेत्रफल है तो मजदूर की संख्या भी आपको ज्यादा ही लगाना पड़ेगा। आगे देखते हैं। यह एक फसली कृषि है, इसमें बागान और बाजार सुचारू रूप से जुड़े हुए रहते हैं। इसमें बाजार और बागान सुचारू रूप से जुड़े हुए थे, इसका मतलब समझे कि जिस तरह से अभी मान लेते हैं हम फसल लगाए हैं, तो फसल लगाने के बाद फसल जैसे लगाए ना, हम मार्केटिंग करने चल गए कि इस फसल को हम बेचेंगे। अभी फसल सिर्फ लगाए, अब होने में अभी इसको 90 दिन समय लगेगा। कोई भी फसल उत्पादन करने में 90 दिन समय लगता है। इसको फसल को हम अभी लगाएं, लगाने के बाद ही हम मार्केटिंग करने चल गए कि इसको हम किस मार्केट में जाकर बेचेंगे कि हमको अधिक से अधिक मूल्य मिले। तो उसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं क्या, फसल कृषि। इसे बागान या बाजार रूप सुचारू रूप से क्या होती है, जुड़ा हुआ रहता है। फ्रांस वालों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी कोकोआ की पौधों लगाई। अंग्रेजों ने भारत और लंका में चाय की बागान, मलेशिया में रबड़ का बागान, पश्चिमी द्वीप समूह में गंगा एवं केले के बाग का विकसित हुआ है। स्पेसिस और अमेरिकन ने फिलीपींस के नारियल और गन्ने के बागान लगाए हैं। ब्राजील में कुछ कॉफी का बागान अभी तक यूरोपीय वासियों के नियंत्रण में ही है, जिसे फेजेंडा कहते हैं। वर्तमान में अधिकतर बागानों में नियंत्रण देश की सरकार अथवा नागरिकों के पास है। ढालों का उपयोग चाय बागानों के लिए किया जाता है। जो ढाल उपयोग होता है ना, चाय के बागान आप लोग शायद देखे होंगे, देखिएगा ना, चाय के बागान इस तरह पहाड़ी एरिया में होता है। पहाड़ी एरिया में यहाँ पे चाय लगाया जाता है, यहाँ पे चाय लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे चाय का पेड़ लगाया जाता है, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना दिया, इस तरह से होता है, इस तरह से चाय का बागान होती है। और इसमें क्या लगाया जाता है ना, ये पहाड़ है, पूरा एरिया पहाड़ी है, इसमें चाय की खेती लगाया जाता है। आप लोग शायद पिक्चर में देख रहे होंगे चाय की खेती किसे हम लोग कहते हैं ना। चलिए अगले देखते हैं हम लोग। विस्तारित वाणिज्य अनाज कृषि किसे कहते हैं समझिए। इसके मुख्य फसल गेहूं है। इसका मुख्य फसल क्या है? गेहूं। इसका मुख्य फसल जो होती है ना, इसका मुख्य फसल होती है गेहूं। आगे देखते हैं ना कि खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। मैंने अभी जस्ट बताया कि गहन कृषि में खेतों के आकार क्या होती है, काफी ज्यादा बड़ी होती है। कृषक सभी यंत्रों द्वारा करते हैं। इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है, परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होती है। इस प्रकार की कृषि का मुख्य क्षेत्र यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेज और अर्जेंटीना के
पंपास इत्यादि होती है। ये घास का मैदान, ये जो आप लोगों को दिखा रहे हैं ना एग्जाम में, देखिए इस जो क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि स्टेपिज कहाँ के हैं तो आपको बताना है उत्तरी अमेरिका के। अगर पेरियरी अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ के हैं, आपको अगर कहाँ सॉरी अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे, समझिए मेरी बात को, अगर यूरेशिया का पूछा जाए तो बोलेंगे स्टेपिज, अगर उत्तरी अमेरिका का पूछा जाए तो पेरियरीज, अगर अर्जेंटीना का पूछा जाए तो पंपास घास के मैदान है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तीनों में से एक क्वेश्चन 2000 आपके जो 2024 में एग्जाम होने वाले हैं ना, इसमें एक क्वेश्चन आपके पेपर में छपने ही वाले हैं, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने मिश्रित कृषि। अब हम लोग देखते हैं मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। तो देखिए मिश्रित कृषि के बारे में हम लोग थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से जानकारी प्राप्त करते हैं। इस कृषि में फसल उत्पादन, मिक्स फार्मिंग और पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया गया है। इसमें क्या होता है ना कि कृषि के लोग देखिएगा छोटा गांव एरिया में ना छोटा छोटा देखिएगा देहात एरिया में कोई धान की खेती कर लिए हैं और 4-5 को गाय भैंस पाल लिए हैं, उसको खेत के आड़ पे जाके चराते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रित कृषि। यानी फसल उत्पादन के साथ साथ पशुचारण भी करना, उसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रित कृषि। क्या आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि मिश्रित कृषि का आप लोग डिफिनेशन दे तो क्या आप लोग नहीं दे पाएंगे? इस तरह से आप लोगों को देना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मिश्रित कृषि उसे कहते हैं जो फसल उगाने के साथ साथ पशुचारण पशुपालन भी करते हैं, उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं उसको मिश्रित कृषि। ओके चलिए देखते हैं आगे। इसमें खेतों का आकार मध्य होता है या विश्व के अत्यधिक विकासशील भागों में की जाती है, विकासशील भागों में किया जाता है। मिश्रित कृषि उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग में किया जाता है। इसमें बोई जाने वाली मुख्य फसल गेहूं, जो राई, मक्का, जई, जारे की फसल एवं कंदमूली प्रमुख है। फसलों के साथ पशुओं जैसे मवेशी, भेड़, कुकुर आय के मुख्य स्रोत है। कृषकों की कुशलता एवं योग्यता मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता होती है। ये इनका क्या है, मुख्य विशेषता है। चलिए आगे देखते हैं कि डेयरी कृषि क्या होती है। इसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, इसमें जो है ना पूंजी की काफ़ी ज़्यादा अधिक आवश्यकता होती है। डेयरी आवश्यक दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार है। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों में बगल में किया जाता है। अच्छा डेयरी दूध आप लोग पिए हैं जी? डेयरी दूध जो हम लोग को दुकान में मिलता है, शायद पहले 22 रुपया था, शायद 28 रुपया 29 रुपया हो गया है ना, तो इसी को जानता है कहाँ से प्राप्त किया जाता है, अलग अलग भेड़ से। अब बहुत सारे, खैर मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत गलत हो जाएगा फिर। आपका जो डेयरी का दूध है ना, वो आप लोगों का डेयरी का दूध अलग अलग पशुओं से मिला करके उसको तैयार किया जाता है। तो वो जो दुधारू पशु है ना, उसको लाने के लिए ना, उसको पालने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग वाणिज्य कृषि के 3 प्रमुख कार्य। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं तास्मानिया है। भूमध्य सागरीय, यह कृषि भूमध्य सागर की सीमावर्ती क्षेत्र दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली में किया जाता है। उसके बाद लेकिन खट्टे फलों की आपूर्ति करने में यह क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। भूमध्य सागर कृषि की मुख्य विशेषता का अंगूर कृषि है। इस कृषि में उत्पादित फलों एवं सब्जियों को शीत ऋतु में यूरोप एवं यूएसए में भेजा जाता है। इसमें उत्पादित उच्च किस्म की अंगूर से मदिरा बनाया जाता है तथा निम्न श्रेणी के अंगूर को सुखाकर मुक्का बुनकर और किशमिश बनाया जाता है। यहाँ जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना सुन, इसी तरह से आपके पेपर में ना क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से एक एक स्टेप यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए थोड़ा सा गहन कृषि किसे कहते हैं। गहन कृषि के साथ साथ आप थोड़ा सा बताइए हमको निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। आपसे उसके बाद आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव माध्यम में 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें आपको बताना होगा कौन आपका गहन कृषि के अंतर्गत आते हैं, कौन निर्वाह कृषि के अंतर्गत आते हैं। जो स्टेपिज घास के मैदान है वो कहाँ के हैं, पंपास घास के मैदान है वो कहाँ की, इसी तरह से आपके पेपर पूछ जाएंगे। अगला जो हम लोग को क्लासेस होगी ना, अगला क्लासेस जो हम लोग का होगा वो हम लोग क्लास करेंगे किसके बारे में, तो ऑब्जेक्टिव के बारे में। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव के बारे में, है ना। तो आप लोग बिल्कुल हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो प्ले स्टोर में जाइए और मिसाल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मिनिमम से मिनिमम फी में क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आप लोगों को एकदम छोटे से फी में क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाया जा रहा है। बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि क्या है, इसमें खेतों का आकार छोटा होता है, इसमें गहन कृषि, गहन श्रमण और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। शीत क्षेत्रों में कृत्रिम ताप का भी इस कृषि में उपयोग होता है। नीदरलैंड आप देखते हो ना, पुष्प उत्पादन, यानी हम लोग जो फ्लावर है ना,
फ्लावर हम लोग जैसे हम लोग कॉफ़ी लगाते हैं, साग सब्जी लगाते हैं ना, इस तरह से फूल जो है ना, फूलों का भी एक बागान होता है, फूलों का भी चाष किया जाता है ना। समझिए, नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में विशिष्ट स्थान रखता है। यह ट्यूलिप नामक फूल पूरे यूरोप के प्रमुख शहरों में भेजा जाता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें कि ट्रक कृषि, जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करती है वहां इसको ट्रक कृषि के नाम दिया जाता है। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करती है, जो सिर्फ जिस देश में सिर्फ सब्जी पैदा होती है, उस देश को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रक कृषि। ठीक है। ट्रक फार्म एवं बाजार के बीच की दूरी जो एक ट्रक रात भर में करता है, उसी अवधारणा पर इसका नाम ट्रक कृषि रखा गया है। सहकारी कृषि, जब कृषकों का समूह कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए अपनी इच्छा के अनुसार सहकारी संस्था बनाकर कृषि करता है तो उसे सहकारी कृषि कहते हैं। इसको लेकर सहकारी आंदोलन चला था और इस आंदोलन को सबसे ज़्यादा सफलता डेनमार्क में मिली थी, जहां प्रत्येक कृषक व्यापारिक रूप से इस आंदोलन का सदस्य है। समझिए इस बात को, जो आपसे पूछा जाएगा ना, ये ट्रक कृषि उतना एग्जाम में नहीं आता है, इसको आप थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आप लोगों को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग डिस्कशन की सामूहिक कृषि किसे कहते हैं, कलेक्टिव फार्मिंग। इस कृषि में उत्पादन के साधन पर पूरा समाज का अधिकार होता है, इसमें पूरे समाज का अधिकार होती है। यह कृषि सामूहिक श्रम पर आधारित है, इसमें पूरा समाज मिलजुल कर एक ही साथ कृषि करते हैं। इसमें पूरे समाज जो है ना मिलजुल कर एक ही साथ काम करते हैं। इसमें इस कृषि को सबसे पहले रूस अर्थात सोवियत संघ ने अपनाया था। इसे कोलखोरोज नाम दिया गया था। खनन किसे कहते हैं, मिनिंग। चलिए देखते हैं खनन किसे कहते हैं। खनिजों की खोज पर उसे पृथ्वी से निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। यानी खनिजों की खोज कर उसके पृथ्वी, यानी कहीं सभी हमको अगर कोई भी चीज़ निकल रहा है, जैसे कोयला हो, लोहा, चांदी हो, तो उसको हम लोग खनन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, खनन बोलते हैं। खनन को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, जो खनन है उसको प्रभावित करने वाले दो कारक है। भौतिक कारक जैसे खनिज का उपस्थिति की अवस्था आकार, दूसरा है आर्थिक कारक जैसे खनिज की मांग, टेक्नोलॉजी इत्यादि। मैं आशा करता हूँ डिस्कशन कि आप लोग हमारे भाषा को बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं ना। और अगर आप इससे कोई ऐसा कैंडिडेट है जो अभी तक, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर लेक्चर 1 को नहीं देखें तो सबसे पहले आपका काम एक ही है कि आपको लेक्चर 1 को देखना है। जब आप लेक्चर 1 को बेहतरीन तरीके से देखेंगे तो उसके बाद आपको जब लेक्चर 2 देखिएगा ना, तो आपको दोनों समझ में आ जाएगा। आप जब दोनों समझ में आप लोगों को आ जाएगा तो आज उसके बाद जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा तो आप इजीली से कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। खनन में उपस्थित एवं अवस्था पर आधारित दो भाग क्या है, धरातलीय खनन। यह खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है और इसे विवर्तन खनन भी कहते हैं। भूमिगत खनन, यह जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में हो तब भूमिगत खनन अथवा कुफीकन खनन विधि द्वारा उपयोग किया जाता है। खनन मीनिंग, यह तरीका जोखिम भरा होता है क्योंकि जहरीले गैस, आग, बाढ़ के कारण कई बार दुर्घटना होने का भय रहता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्या होता है भूमिगत में। अब बताइए, कोयला खदान देखिए ना आप लोग, हाँ जी, तो हमने कोयला खदान देखो ली ना। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो झरिया एरिया से हैं और आप सबको पता है कि भारत में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोयला का उत्पादन होता है तो वो झारखंड। अगर झारखंड में पूछा जाए कि झारखंड में सबसे ज़्यादा किस जगह पर कोयला का उत्पादन होता है तो झरिया बोलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट धर्मा से भी जुड़े हुए हैं, जो धर्मा से जुड़े हैं वो कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करना ना भूल। ठीक है। चलिए देखते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन की खनन और शोधन कार्य से पीछे हट रहे हैं। अफ्रीका के कई देश, दक्षिणी अमेरिका के कुछ देश, एशिया में आय के साधन में 50% तक का खनन कार्य प्राप्त करते हैं। यानी बहुत सारे ऐसा देश है जहाँ पे खनन पर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया था, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका खनन पर डिपेंड रहते हैं। यानी वहाँ की जो फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री पे ज़्यादा वो लोग बाद में ध्यान देते हैं, जब सबसे ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं खनन पे। यानी कहाँ पे मिलेगा कोयला, कहाँ पे मिलेगा हमें सोना चांदी, वैसे सब हम लोग को पहले टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो देखते रहते हैं। मैं यहाँ पे आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे भाषाओं को, मेरे बातों को आप लोग बेहतरीन तरीके से लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे। और साथ ही साथ डिवीजन आप लोग बेहतरीन तरीके से अगर क्लास 12 की और भी बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल डिवीजन हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए डिवीजन मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त।